नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन समता नजा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ तलबा इकराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, इंसान को अपनी निजी ज़िंदगी में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है वो उसकी गुफ्तगू है। ये उसके अपने इजहार माफ़ी ज़मीर का भी ज़रिया है और दूसरों की बात सुनने और उन तक अपना कलाम पहुँचाने का बेहतरीन उसलूब है। गुफ्तगू हर कौम, हर मज़हब, हर जगह पे हर तरह के लोग बाहम मिलते हैं तो वो गुफ्तगू करते हैं। लेकिन हम बहसीत मुसलमान चूँकि एक रेगुलर कौम हैं, हमारे कौल व फ़ेल, हमारे अमाल, हर चीज़ पर शरीयत मुतहरा की एक पाबंदी है, कदगन है। हम बोलने में, सुनने में, कहने में हर तरह जो है वो आज़ाद नहीं हैं, बल्कि हम शरीयत मुतहरा की रिआयत करने के पाबंद हैं। और इंसान की पहचान, बेहतरीन पहचान जो है वो उसकी गुफ्तगू से होती है। इंसान की पहचान उसकी गुफ्तगू से होती है। उसकी जितनी अच्छी गुफ्तगू होगी उतना ही उसके बारे में सुनने वाले का अच्छा तासुर कायम होगा। जैसे हुक्मा कहते हैं कि इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ होता है। अगर अच्छी गुफ्तगू करे, महज़्ज़ब, संजीदा और बावकार गुफ्तगू करे तो उसकी गुफ्तगू लोगों को बतलाती है कि एक अक्लमंद इंसान है। लेकिन अगर वो घटिया और रफ़ गुफ्तगू करे तो लोग फ़ौरी तौर पे समझ जाते हैं कि ये शख्स अक्ल से पैदल है, अक्ल से आरी है। आज हम ये देखेंगे उन चंद कवायद और कवानीन की तरफ जिनका ताल्लुक़ इंसान की गुफ्तगू और आदाब मजलिस के साथ है। आज हम उन पे बात करेंगे ताकि अगर हम में कोई ख़ामी है तो हम उसकी तसहीह कर सकें। बहसीत मुसलमान हमें गुफ्तगू करने से पहले ये सोचना चाहिए, यानी जब हम बात करने के लिए अपना मुंह खोलें तो पहले हमें इस बात का ध्यान करना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम जो कह रहे हैं क्या ये सच है या झूठ है? कहीं हम झूठ बात तो नहीं कर रहे? हम अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई कलाम तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा है कि हम अपनी गुफ्तगू में गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि वक्ती तौर पर इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो सकता है कि इंसान उससे लोगों को मुतासर कर ले, लेकिन झूठ की नहूसत ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती और बहुत जल्द इंसान की शख्सियत मजरूह हो जाती है। इसलिए जब भी गुफ्तगू करें, जब भी किसी से बात करें तो बात करने से पहले सोच लें कि आपके पास कहने के लिए क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। आपके पास कहने के लिए सच है या महज उनको एक उनकी समा खराशी के लिए, उनको खुश करने के लिए आपके पास एक महज एक फ़ेक स्टोरी है, फजूल बात है। फजूल बात करना मोमिन को ज़ेब नहीं देता। दूसरी अहम बात कि जब हम गुफ्तगू करें तो हमें अपनी गुफ्तगू में इस चीज़ का ख़ास तौर पे लिहाज रखना चाहिए कि क्या हमारी गुफ्तगू कहीं किसी की दिल आज़ारी पर मबनी तो नहीं है। अगर हमारी गुफ्तगू किसी की दिल आज़ारी पर मबनी है तो उस गुफ्तगू से हमें भरपूर एहतराज़ करना चाहिए, चूँकि बहसीत मुसलमान और शरीफ इंसान हम किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं दुनिया में भेजे गए, इल्ला ये कि आप कोई सच बोलें और कलिमा हक़ कहें और इससे किसी का दिल दुखे तो उसके हम मुकल्लिफ़ नहीं हैं। लेकिन बिला वजह बग़ैर किसी शरई सबब के ऐसी गुफ्तगू करना जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, इसकी शरीयत मुतहरा इजाज़त नहीं देती। तीसरी बात यह है कि बोलने से ज़्यादा हमें गुफ्तगू पर जो सुनने पे तवज्जो देनी चाहिए। आज हमारा अलमिया ये है कि हमारे इर्द गिर्द हर तरफ बोलने वाले मौजूद हैं और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर शख्स के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सुनने के लिए उसके दिमाग की कैपेसिटी में ज़रा भी जगह नहीं है कि किसी की कोई खैर की बात या कलमा खैर किसी से सुन ले। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम गुफ्तगू कर रहे हों, किसी मजलिस में मौजूद हों, तो उस मजलिस में अगर बड़े मौजूद हैं, ज़्यादा साहिब इल्म मौजूद हैं, असातिज़ा कराम मौजूद हैं, तो वहाँ पर बोलने से ज़्यादा सुनने पर इक्तफ़ा करना चाहिए। और ये आदमी के अक्लमंद होने की अलामत होती है कि आदमी कम बोले और ज़्यादा सुने और ज़्यादा अच्छे नताइज अख़ज़ करे। और जब गुफ्तगू करे तो जामे माने गुफ्तगू करे कि उसके थोड़े से वक़्त, थोड़ी सी बात से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हासिल हों। चौथी चीज़, जो चीज़ आपके शोबा और फ़न से मुताल्लिक़ नहीं है उस मौजू पे गुफ्तगू ना करें। हमारे यहाँ आजकल हर इंसान हर मौजू पे गुफ्तगू करना अपने आप को अक्लमंदी के मेराज पर अक्लमंदी की अलामत समझता है कि मैं चूँकि हर मौजू पर कोई ना कोई बात कर लेता हूँ, मैं हर फ़न मौला हूँ। और जिन लोगों को अपने कलाम में,
अपनी मजालिस में अपने आप को हर फन मौला करने की आदत, शो करने की आदत होती है, ऐसे लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। वो किसी दूसरे के किसी फ़न में फ़ायक नहीं देख सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जब भी किसी भी फ़न का कोई आदमी कोई अच्छी बात करे, अपनी कारगुजारी सुनाए, तो ये फ़ौरन अपनी भी कोई ना कोई ऐसी बात सुनाएंगे कि पता चले मैं भी इसी फ़न का आदमी हूँ, इस फ़न को अच्छी तरह जानता हूँ, हालांकि वो इस फ़न में खोखले होते हैं। असूली तौर पे जो आदमी का शोबा नहीं है, जिस आदमी की महारत नहीं है, उस मौजू पे अपनी लाइल्मी का इजहार ये इंसान के अक्लमंद होने की अलामत है कि मैं एक चीज़ को जानता नहीं तो मादरत कर दूँ कि इस मौजू पे मैं कोई राय नहीं दे सकता कि चूँकि ये मेरा शोबा नहीं है। तो ये इंसान के अक्लमंद होने की अलामत होती है, बजाय इसके कि खामखा एक ऐसे शोबे में गुफ्तगू करे, ऐसे मामले में बात करे जो उसके मुताल्लिका भी नहीं है और उस पर उसका कुछ मुताला या उसको कुछ मालूमात भी नहीं है। ऐसा शख्स अपने लिए स्वाय सुबकी के कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, बाद में उसको अपनी क्यों ही बात पर शर्मिंदगी होती है। पाँचवीं बात, आलमी सियासत के गोरख धंधों से। जितने आलमी सियासत के इस वक्त चल रहे हैं, हर इंसान इन सियासी अमूर को नहीं समझ पाता और सियासत का जो एक तारीक और दबीज़ पर्दा है, इसके ऊपर जहालत का या इन मामलात का जो आवाम की जहनी सतह से दूर रखे गए हैं, इसका नुकसान जो होता है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से अपने सियासी लीडर की हमायत में ऐसी ऐसी बातें कर जाता है जिसका ज़मीनी हकीकत से कुछ ताल्लुक़ नहीं होता। तो एक शख्स जिसको बज़ाहिर आम मजलिस में एक अच्छी खासी इज़्ज़त हासिल होती है, जब वो यूँ कह लें कि एक सियासी बोंगी मारता है, ऐसी बात करता है जिसका हकीकत से कुछ ताल्लुक़ नहीं होता और वो उसूली तौर पर वो बात गलत होती है, तो ऐसी बात के साथ उसकी अपनी शख्सियत मजरूह होती। जैसे कुछ अर्सा कबल हमारे मुल्क के जो गुज़श्ता वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, एक रास्ता बनाया सिखों के लिए। अब इसमें मुल्क के अंदर हर तरह की सियासी आरा चल रही थी और हर तरह के लोग गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ उसकी हमायत में, कुछ मुखालफत में। तो खैर, इससे कता नज़र के ये मामला किस नौयत का था, क्या चीज़ थी। सरगोदा में एक डॉक्टर साहब जो कि बहुत अच्छे MBBS डॉक्टर साहब थे, हम उनके पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब इस पर तबसरा करते हुए कहा कि ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, करतारपुर राहदारी बनाई गई है, ये ऐसे नहीं बनाई गई, इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज है, और बड़ी राजदारी से अपनी बात समझा रहे थे। और मैं दिल ही दिल में हंस रहा था कि ये इस बात का हमारे एक डॉक्टर साहब को सरगोदा के अंदर बैठे हुए मालूम है और इंडिया की तमाम इंटेलिजेंस और उनके तमाम अदारे और सारे इस बात से गाफिल हैं। शायद वो गूंगे और बहरे हैं या नाबीना हैं कि उन्हें ये ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र नहीं आते। और ये इतनी अहम राज की बात जो कि हमारे मुल्की अदारों के जो ख़ास राज होते हैं उससे बाहर नहीं आ सकती, तो हमारे सरगोदा के एक आम MBBS डॉक्टर साहब के पास बात पहुंची हुई है। बहुत ही राजदारी से कहने लगे, तो हम नहीं समझ रहे ये कॉरिडोर क्यों बनाया गया है। इसमें हमारे मुल्क के मंसूबे हैं, हमारी रियासत के मंसूबे हैं कि सिखों को अपने साथ मिला लिया जाए, तो वो आएँ और जाएँ और हिंदुओं को पता भी ना चले, और वो हमारे आने जाने के साथ हमारे उनसे ताल्लुकात बन जाएँ। और आगे कुछ ऐसी बातें की वो मैं इसलिए भी नहीं नकल कर सकता कि कल को बहसीत पाकिस्तानी मेरी यही बातें वो दूसरे हमारा दुश्मन अपने हक़ में इस्तेमाल ना करे। तो उसने ऐसे ऐसे बात की जैसे शायद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ इनकी खुसूसी मुलाकात हुई थी, मुशावरत हुई थी, और उस मुशावरत में डॉक्टर साहब को उन्होंने मुतमिन किया था कि हम ये जो करतारपुर राहदारी बना रहे हैं, इस राहदारी से ये जो हमारे मकासद हैं वो ऐसे यानी अस्करी मकासद बयान कर रहे थे कि मैं हंस रहा था दिल ही दिल में। लेकिन वो उम्र में बड़े थे, अदब का तकाजा था कि खामोश रहें, लेकिन आखिर में मैंने इतनी बात कही, मैंने कहा हज़रत आप डॉक्टर साहब आप बड़े आदमी हैं और जो इतने अहम मुल्की राज के बारे में आपको पता है, तो क्या इंडिया की एजेंसियाँ वो धनिया पीकर सो रही हैं, उनको नहीं पता कि ये करतारपुर राहदारी क्यों बन रही है। तो ऐसी बात करेंगे कि जिसका कुछ भी हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता, खामखा अपनी थ्योरियाँ पेश करना। तो किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए इस बात को जहन में रखें, वो हमारा मौजू नहीं है। डॉक्टर साहब का मौजू मरीज़ों को चेक करना है, करतारपुर राहदारी की नब्ज़ चेक करना नहीं है कि ये किस लिए बनाई गई है, इसके मकासद क्या हैं। तो बेमकसद गुफ्तगू, बेमौका गुफ्तगू ये इंसान की शख्सियत को मजरूह करती है। छठी और सबसे यानी बुरी मर्ज़ वो ये है कि हम दूसरे के मुँह से बात को उचक लेते हैं। एक बात एक शख्स कर रहा है, उसने बड़े साजर कुछ सोच कर उसके कोई अच्छे नतीजे के लिए या किसी मकसद के लिए कोई बात शुरू की होगी, तो एक आदमी उठता है और उठकर उसके मुंह से बात को उचक्कर आगे से वही बात खुद बयान करनी शुरू कर देता है, और वो बेचारा मुंह देखता रह जाता है जैसे उसके मुंह से लुकमा छीन लिया गया हो। तो ये ऐसी बेहूदगी इंसान के इंतहा दर्जे के अहमक होने की अलामत है कि आपको उस बात का इल्म भी हो,
आप उस बात को जानते भी हों, आपको उस बात का पता भी हो कि ये बात किस नौयत की है, और आप उस बात को दूसरे के मुंह से उचक लें और ख़ामोशी से उसकी बात ना सुने, तो ये इंतहा दर्जे की मजलिस की बेज़ौक़ी भी है और आदमी के अहमक होने की भी अलामत है। कभी भी कोई बात कर रहा हो, चाहे आपको उससे बेहतर तरीके से भी उस बात का पता हो, लेकिन उसके मुंह से बात ना उचकें, वो भी इंसान है, उसकी भी बात सुने, शायद वो किसी और तरह से बयान कर रहा हो। हाँ, अगर कोई बात ऐसी गलत हो, आप उसकी अदब के दायरे में रहते हुए तसहीह कर सकें तो ज़रूर करें, वरना मजलिस में सुनने को लाजम पकड़ें और वजाहतों के अंदर ना जाएँ। सातवीं बात यह है कि मशहूर वाक़यात जो अवामुन्नास में दर्जा तवातर को पहुँचे हुए होते हैं, ऐसे वाक़यात को अपनी सनद के साथ या किसी की सनद के साथ बयान न करें। जैसे एक मशहूर वाक़या है कि एक चोर था, उसको पुलिस वाले मार रहे थे, तो उसने मार खाते हुए उसने कहा तुम चोरी का इकरार करो। अब उसने इकरार करने के बाद उसने कहा मुझे भी चाय पिलाओ या मिठाई खिलाओ। उन्होंने खुश हुए, उसको चाय वगैरह पिलाई, मिठाई खिलाई कि शायद अभी ये मानने लगा है। उसने कहा वो जो चोरी जिसका इल्म भी नहीं आपको, आप वो मुझसे मनवा रहे हैं, ये जो मैंने अभी खाया पिया, अगर यही तुम मुझसे मनवाने में कामयाब हो जाओ तो मैं तुम्हें मार लूँगा। अब इस बात को हमने तकरीबन कोई 20 से 40 से भी ज़्यादा लोगों से सुना, और हर एक से ये सुना मेरे चचा का वाक़या है, वो पहले बड़ा चोर था, उसने ये मामला किया। कोई कहता हमारे इलाके में एक ऐसा आदमी था, उसको पुलिस वाले मार रहे थे, हमने आंखों से देखा। यानी एक ही वाक़या है और हर बंदा नई स्टोरी और नई सनद के साथ सुना रहा है। तो जो मारूफ वाक़यात हों उनको गैर मारूफ सनद के साथ ही सुनाएं कि हमें नहीं पता, हमने सुना है कि किसी जगह ऐसा था। जैसे इस पर एक हमारे मुल्क के जनरल भी गुज़रे हैं, पर जनरल परवेज़ साहब, उनकी एक किताब है। अब ये गप मैंने जब वहाँ पर पढ़ी तो मुझे हैरत हुई कि ये बड़े बड़े भी छोड़ू होते हैं, ऐसी ऐसी छोड़ते हैं कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। उनकी किताब है सबसे पहले पाकिस्तान, इन द लाइन ऑफ फायर का, जो उन्होंने उर्दू में तर्जमा किया है, सबसे पहले पाकिस्तान। उसमें अपने बचपन का जनरल साहब ने एक वाक़या लिखा। कहने लगे मैं अपने मामू के साथ और हमारे अजीज़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो है फ़िल्म देखने के लिए गया, और ये वाक़या हमने कई सुननों से कई लोगों के साथ सुना, किसी ने किसी तरह से सुनाया, किसी ने किसी तरह से, लेकिन जनरल साहब ने उसको सारा अपने खाते में डाल लिया। कहने लगे सैनवी में गए तो मेरे मामू बड़े शरीर थे, उन्होंने मुझे कहा, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, कहने लगे वो बड़े शरीर थे, उन्होंने कहा वो जो सामने गंजा आदमी बैठा है, अगर उसके सर पर तुम थप्पड़ मार कर आओ तो मैं तुम्हें 50 रुपये या 100 रुपये इनाम दूंगा। मैं गया और जाकर उसके सर पे ज़ोर से थप्पड़ मारा और मार कर कहा चचा बशीर क्या हाल है। तो उसने बशीर या मेरे शायद नाम भूला, उसने कुछ और कहा क्या हाल है। तो उसने पहले गुस्से से मुझे देखा, फिर उसने समझा कि ये भूल गया है। उसने कहा नहीं भाई मैं वो नहीं हूँ, आपको मुगालता हुआ। फिर जब मैं कर आकर बैठा तो मेरे मामू ने फिर कहा अभी फिल्म शुरू नहीं हुई, दोबारा जाकर अगर मार कर आओ तो मैं फिर तुम्हें 100 रुपये दूंगा, दोबारा तुम नहीं मार सकते। जनरल परवेज़ साहब कहते मैं दोबारा गया, जाकर फिर उसको थप्पड़ मार कर करा चचा जान आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आप ही वही हैं। तो उसने को भी गुस्सा आया, उसने कहा नहीं भाई मैं वो नहीं हूँ, तो मुझसे गलती हो रही है। तो किस्सा मुख्तसर के कह रहा जब 2 बार हुई, तीसरी बार उसने तंग आकर अपनी सीट बदली और तीसरी जगह पर जाकर बैठ गया। अब मेरे मामू ने कहा अब अगर तुम उसको मार कर आओ तो मैं तुम्हें 500 रुपये इनाम दूंगा। जनरल साहब कहते हैं मैं दोबारा गया, जाकर मैंने दोबारा उसके सर पे थप्पड़ मारा। मैंने कहा चचा तुम इधर बैठे हो और मैं उधर किसी के सर पे खाम खा वो है वो तमाचे मार रहा हूँ। तो अपनी अक्लमंदी बताई कि मैंने वहाँ बात और की, यहाँ बात और की, लेकिन ये वाक़या जनरल साहब के साथ भी शायद पेश आया। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये झूठ हो 100%, लेकिन इस वाक़े के सुनते ही तबीयत ने इसको अजनबी सा जाना कि ये इतना मारूफ वाक़या है, हर बंदे ने किसी ने किसी वास्ते सुनाया, किसी ने किसी वास्ते से। तो जनरल साहब ने इसको अपनी किताब सबसे पहले पाकिस्तान में अपने खाते में डाल लिया कि ये मेरा ही वाक़या है। तो ऐसे वाक़यात दूसरों के खामखा अपने खाते में ना डालें। गुफ्तगू के दौरान अगर आपको सही हकीकत मालूम नहीं है तब भी, अगर मालूम है तब भी इसको मुतलक कहें कि हमने किसी जगह से सुना है, मामला यूँ है, खामखा उसकी मुस्तनद ऐसी सनद बयान न करें जिसको बाद में सुनने वालों पे अजीब सी यानी कैफियत तारी हो जाए कि इतने बड़े मनसब पे कितनी छोटी बात कर रहे हैं। और अगली बात यह है, हमारे आदाब गुफ्तगू में से अगली बात यह है कि दोस्तों में हमेशा साफ़ गुफ्तगू करें। ऐसे बात करना जैसे मुंह में जाला लगा हुआ हो कि बात खुलकर समझ नहीं आ रही, पेचीदा बात करना, पहेलियों में बात करना और अपनी बात के अंदर अधूरी बात करना, और ऐसे हर बात के बाद आधी बात करके दूसरे पे नज़र करना कि उसको मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई, और दाद तलब निगाहों से देखना, यह बंदे के एहसास कमतरी की अलामत है। गुफ्तगू जब भी करें बिल्कुल ज़ूमाना जान न करें, टू दी पॉइंट गुफ्तगू करें, साफ़ सुथरी और वाज़ेह बात करें जिसमें कोई दूसरा एहतमाल ना निकलता हो, और जो जिसको कहते हैं पहेलियाँ डाल डाल कर बात ना करें कि सामने वाला
कोफ्त का शिकार हो जाए, तंग आ जाए कि इसकी कोई बात भी सीधी नहीं है। अब आप किसी के बारे में बताना चाहते हैं, आप उस दोस्त को जानते हैं, अब वो पहेलियों में बात ना करें। उस दोस्त को जानते हैं, वो जो वहाँ रहता था, वो जो उसकी इस रंग की गाड़ी थी, बीसियों जो साइडों पे आप बात करें, सीधा उसका नाम बताएं कि ये शख्स आप इसको जानते हैं या नहीं। साफ़ गुफ्तगू करना मुहज़्ज़ब आदमी की अलामत है। और जो संजीदा हो, बावकार हो, और जो दानेदार, पेचीदा और इसी तरह जो है वो पहलूदार गुफ्तगू करना और जो ज़ूमानजन बातें करना, ये आदमी के अंदर के खौफ की अलामत है कि ये बंदा अंदर से खौफज़दा है। और खौफज़दा बही माना कि मैं शायद छोटा हूँ, मेरी शायद इज़्ज़त नहीं है, इस बुनियाद पर जो है ना वो मैं बात को घुमा रहा हूँ कि मुझे भी एक काम का आदमी समझा जाए। तो इस तरह की एहसास कमतरी वाली बात ना करें, हमेशा साफ़ बात करना अपना मामूल बनाएं, अधूरी बात ना। अगली बात, अपनी साउंड फ्रिक्वेंसी को मुतदल रखें। अपनी साउंड फ्रिक्वेंसी ऐसी हो कि एतदाल से बात हो, ना तो इतना ऊंची आवाज़ से बात करें कि सुनने वाले के कानों में शां शां की आवाज़ आने लगे कि ये क्या फटा हुआ लाउड स्पीकर मेरे सामने बैठ गया है, और ना इतनी मध्यम आवाज़ में बात करें कि उसको 3-4 बार पूछना पड़े कि क्या कहा जा रहा है, क्या हो रहा है, और वो उसको कोफ्त होने लग जाए, ऐसा नहीं बल्कि दरमियानी एतदाल के साथ बात करें कि जो जिसकी समात कमज़ोर है वो भी सुन ले और जिसकी ज़्यादा तेज़ है उस पर भी बोझ महसूस ना हो। तो जामे बात, चूँकि सरगोशियाँ करना और ये जिसको कहते हैं ना छोटी छोटी बातें कानों में करना, ये हमेशा बुज़दिल लोगों का काम होता है जिनके पास कहने को सच नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऐसी पर्दे की बात है तो आप किसी के कान में कहना चाहते हैं तो उसका भी एक आसान हल है। कान में बात न करें, किसी मजलिस के अंदर आकर कान में बात करते हुए उसको दिक्कत का शिकार न करें। बाहर से पर्ची पर लिखकर वो पर्ची लाकर उसके सामने कर दें और साफ़ लिखें, अधूरी बात पर्ची पे भी ना लिखें, साफ़ बात लिखें। मजलिस में बड़े हैं, आपके वालिद साहब हैं, आपके साथीदार हैं या दोस्त हैं, आपका छोटा भाई भी क्यों ना हो, उसको भी अगर करना है तो उसको या तो मोबाइल पे मैसेज करके उसको कहीं ज़रा अपना मोबाइल देखें कि मैसेज किया है, इशारा कर दें, या पर्ची पर लेकर उसके सामने रख दें। मजलिस में जहाँ पर बात चल रही हो, किसी मौजू पे गुफ्तगू हो रही हो, किसी एक को अपनी गुफ्तगू का निशाना ना बनाएं। और इसके बाद एक और अदब भी है। मजलिस के अंदर अमूमन ये होता है कि मीटिंग एक मुशावरत चल रही है तो ये अलमिया अमूमन होता है, एक बंदा जाने वाला आकर पास बैठ जाता है, एक आदमी सामने बैठा बात कर रहा है, जो पास जाने वाला बैठा होता है वो नहीं सुनता कि सामने वाला क्या कह रहा है, लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हैं, वो अपनी सुनानी शुरू कर देता है। आप कब आए, आप रास्ते में थे, मुझे भी साथ लेते आते, ये होता, यानी उसके पास इसके कान उसको बार बार कहते अच्छा इस मजलिस में बात सुन लें फिर बात करते, लेकिन नहीं, टस से मस ही नहीं होते। हत्ता कि वो जो साहिब मजलिस गुफ्तगू करने वाला होता है उसकी तबीयत पे इनकबाज शुरू हो जाता है कि यार ये क्या मैं इधर बात कर रहा हूँ और ये दो अपनी बात कर रहे हैं। अगर आप मजलिस में बैठकर जो बड़ा आदमी बात कर रहा है उसकी बात नहीं सुन सकते तो मजलिस उठकर बाहर चले जाएं। उसी मजलिस में बैठकर एक नई मजलिस का इजरा न करें, वहीं पर बैठकर एक नया काम न शुरू कर दें कि इधर की बात कर उधर कर, दूसरे के ना खुद मजलिस से किसी को हटाकर उसी मजलिस में किसी के कान में बात करें, ना किसी की बात सुने, बल्कि ऐसा करें कि अगर किसी से अहम बात करनी है और मजलिस में वो बैठा हुआ है, उसके वहाँ बात करने से मजलिस डिस्टर्ब होगी तो उसके कंधे पर हाथ लगाएं, उसको बाहर आने का इशारा करें, बाहर बुलाएं और बाहर जाकर उससे वो बात करें या कागज़ पर लिख कर बात कर दें। और जितनी भी ज़रूरी या गैर ज़रूरी बातें हैं वो जिस मौजू पे मजलिस चल रही हो उसमें ना करें, वो अपनी ज़ाती बातें बाहर ले जाएं, इज्तिमाई अमूर में इज्तिमाई बात ही करें, यही आपके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। इससे फ़ायदा ये होगा जब आप उसको मजलिस से बाहर ले जाएंगे तो मजलिस का माहौल भी ख़राब नहीं होगा और आप भी मुहज़्ज़ब बात कर लेंगे। उसके बाद अगली बात यह है कि जब आप मजलिस के अंदर एक मौजूद हों और वहाँ पर मुख्तलिफ़ अमूर पर बात चल रही हो तो ऐसे मौके पर मजलिस के तमाम शुरका को बोलने का मौका दें। अगर गलती से आपके हाथ में माइक आ जाए, लोग आपकी बात सुनना शुरू कर दें तो 2-3 घंटे आप ही के लिए नहीं हैं, कोई और जो बैठे उन्होंने भी कोई बात करनी है, उनको भी बोलने का मौका दें। अपनी रामलीला शुरू करके, अपनी कहानी शुरू करके वही ना सुनाते रहें। सुनने वाले सबको आपकी कहानी से दिलचस्पी नहीं हो सकती और वो किसी और मकसद के लिए भी आए हो सकते हैं और आप किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे। हमेशा मजलिस में मुख्तसर बात करके इंतज़ार करें कि शायद किसी और ने भी कोई बात करनी हो। अगर कोई बंदा बार बार मुंह खोलने की कोशिश कर रहा है और आप उसका मुंह बंद कर देते हैं तो गोया कि आपने सब की वहाँ पे बोलती बंद कर रखी है और ख़ुद ही बोलते चले जा रहे हैं, और ये इंतहाई बंदे के गैर मुहज़्ज़ब और बद तहज़ीब होने की अलामत है कि बंदा इंतहाई बद तहज़ीब है, इसको मजलिस के आदाब का पता नहीं है। तो मजलिस में अगर आपको मौका मिले तो दूसरों को भी मौका दें। आप कोई
इस वक्त कोई ऐसे पैगंबर नहीं है कि आपकी बात सुनी जाए दूसरे सारे सुनते। ये मकाम नबूवत का होता है कि वहाँ कोई आदमी भी बिला ज़रूरत बात नहीं करता, ज़्यादा बात को सुनने को तरजीह दी जाती है कि वहाँ चश्मा फैज़ होता है, चश्मा साफ़ी है, फैज़ आ रहा और लेने वाले सारे हाजतमंद होते हैं। तो हम सारे इंसान एक जैसी हैं। अगर हमारे बड़े हैं वो बात कर रहे हैं तो आप सुने, अगर आप मजलिस के बड़े हैं तो दूसरों को भी बड़ा समझ लें, उनको भी बोलने का मौका दें। अंधाधुंध सिर्फ अपनी ही तकरीर नहीं झाड़ते रहना चाहिए। ये मजलिस के आदाब के इंतहाई ख़िलाफ़ है, गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ है। अदब यही है कि ख़ुद भी बोलो, दूसरों को भी बोलने का मौका दो और बात हमेशा मुख्तसर और जामे करो। लेकिन अगर आपका किसी ऐसे से आपका वास्ता पड़ जाए तो आप खुद सोचो से कितनी कोफ्त होती है आपको कि जो सिर्फ अपनी सुनाया जा रहा दूसरी की सुनता ही ना हो, अपनी उसके पास कहने को बहुत कुछ हो। और ऐसे लोग बहुत दर्दसार होते हैं, किसी मजलिस में मिल जाएँ, सफ़र में मिल जाएँ, जिनके पास सिर्फ वो किसी एक फ़ान पे थोड़ी बहुत तैयारी हो तो फिर बस वही बात चलती रहती है। हत्ता कि सफ़र है या हज़र है, बस यूँ कह लें कि इंसान तंग आ जाता है कि अब इस बात को ख़त्म कैसे करें, क्लोज़ कैसे करें। तो हमेशा जामे और मुख्तसर गुफ्तगू करें ताकि सामने वाला बोरियत का शिकार ना हो। दौरान गुफ्तगू अपने अल्फाज के चुनाव में, वाक़यात के बयान करने में और किसी भी नसीहत के करने में अपने मनसब का पूरा ख्याल रखें। आपको अगर मनसब का ख्याल नहीं है और आप आला सतह पर होकर घटिया गुफ्तगू करते हैं, आला मकाम पर बैठकर ऐसी मिसालें देते हैं या ऐसी चीज़ ऐसे पॉइंट सामने लाते हैं कि जिससे आपका मनसब डिग्रेड होता है, तो ऐसी गुफ्तगू ना करें। बल्कि जहाँ पर ऐसी मजलिस हो तो या तो खामोशी इख्तियार करें या फिर अपने मनसब का लिहाज करें। और उसके बाद अगला ख्याल ये कीजिए, अगर आप ऐसी मजलिस में हैं यहाँ पर आपके सारे एक हम ख्याल लोग नहीं हैं बल्कि मुख्तलिफुल ख्याल लोग हैं, तो वहाँ पर किसी भी मारूफ़ शख्सियत के बारे में, किसी मशहूर शख्सियत जिसके जानने वाले, चाहने वाले, जिसके फॉलोअर्स, मुरीदीन का एक अच्छा खासा हल्का हो, तो वहाँ पर उसके बारे में तबसरा करते हुए भरपूर एहतियात करें। आपका तबसरा जितना भी मबनी बर हकीकत हो, लेकिन जो मुरीद होता है वो अंधा होता है, मोहब्बत करने वाला होता है उसको अक्ल व शौर नहीं होता। जब आप उस पर मनफी तबसरा करोगे तो यकीनन वो आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करेगा। तो ऐसे मौके पर, ऐसी मजालस में किसी भी शख्सियत के बारे में तबसरा करने से पहले अपने अल्फाज को दुरुस्त करें, अल्फाज का ठीक चुनाव करें और ऐसी जामे माने गुफ्तगू करें कि फ़रीक़ मुखालिफ भी सुने तो आशकार उठे। इसके लिए बेहतरीन उसलूब गुफ्तगू का हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का है। उनकी किताब अगर पुराने चिराग का मुताला कर लिया जाए तो वो उलमा या वो लोग, बड़ी शख्सियतें जिनसे इनको कई मकामात पर नज़रियाती इख्तलाफ भी था, लेकिन जब उनका तज़किरा किया तो ऐसे इंसाफ के कलम से लिखा, ऐसी दयानतदारी के साथ लिखा कि उनकी सिफ़ात हमीदा को भी साथ साथ ज़िक्र किया और साथ साथ जो अपना नुक्ता इख्तलाफ था उसे भी बयान किया कि पढ़ कर इंसान अशश कर उठता है कि वाकई ये इख्तलाफ दयानतदारी पर मबनी है। और जब वैसे ही बात चलती जाए और छूटते ही अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला और बंदा जो है वो ले दे जाए, ऐसा शख्स हर मजलिस में शर्मिंदगी उठाता है। ऐसे शख्स को सिवाय शर्मिंदगी के किसी बात का सामना नहीं होता। एक बात और ख्याल किया जाए, जब आप मजलिस में हों आपसे पूछा ना जाए जब तक आप राय न दें। अमूमन होता यही है, आप किसी भी मजलिस में हों, कोई बात चल रही है, आप उसके बारे में थोड़ा सा भी मालूम है, आप चुप नहीं रह सकते। ये बात गलत है। जब तक आपकी राय पूछ कर ना मांगी जाए कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, तो जितनी भी अच्छी राय क्यों ना हो उसके बारे में सकूत इख्तियार करें और बिला वजह अपनी राय का इजहार ना करें। इसका नुकसान ये होता है कि वो बात सुनकर फिर सुनी अनसुनी कर देते हैं। लोगों के यहाँ वक़्त ख़त्म हो जाती है। अपनी अगर इज़्ज़त को बरकरार रखना है तो बिन मांगे राय ना दें। और बिन मांगे राय देने वाला आदमी को लोग खाम खा कहते हैं, जैसी खाम खा है, हर बात में बोलता रहता है। और अगर कोई शख्स मजलिस में ऐसी बात शुरू कर देता है जो उससे तबन लोग कराहत करते हैं, यानी खाने का दस्तरखान है, खाने पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो वाशरूम और बदहज़मी के तज़किरे शुरू कर दें, मुझे फ़लाँ मौसम में बदहज़मी हो गई, मुझे हैज़ा हो गया था, ये हुआ वो हुआ, या इस तरह की कोई जिससे लोगों को तबन कराहत आती है, या कोई ऐसा तज़किरा शुरू कर दे फ़लाँ इलाके में, कराची के फ़लाँ लियारी में फ़लाँ जगह पे सफाई नहीं है, गंदगी के ढेर हैं, बदबू है। तो इस बात का खाने के टेबल से क्या ताल्लुक़ है? तो इसका हसन तरीका यह है कि अगर वो मुअज़्ज़ज़ है और इसकी इज़्ज़त नफ्स को भी बचाएं कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, बात को यकदम ऐसे पलटा दें कि वो बात सब की मजलिस से जहन से निकल जाए कि ये क्या बात है, और वो ख़ुद बात करने वाला भी भूल जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अचानक कह दें, आज पता है इमरान खान साहब ने क्या बयान दिया है, बस वो सारे उधर तो क्या बयान दिया, कहो मैं पूछ रहा हूँ वैसे क्या बयान दिया आप बता दें। अगर नहीं है तो फिर अगर आपको किसी खबर का पता है, बड़ी खबर का पता है, आपने सुन रखी है, या एक अचानक बात कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, सऊदी हुकूमत ने उम्रा खोल दिया है और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और सोना को पैकेज भी सस्ते निकल रहे हैं। यानी बात को बदलने के लिए कोई अच्छी बात शुरू कर दें या कोई ऐसी चीज़ कर दें या किसी किताब का अचानक तज़किरा कर दें कि आप में से किसी ने हज़रत थानवी अलैहि रहमा की किताब नशर तीब पढ़ी है,
वो सारे उधर मुतवज्जो हो जाएंगे, उस अक्सर कहेंगे नहीं पढ़ी, उसके फ़ायदे बताओ, इसका ये फ़ायदा, ये पढ़नी चाहिए। ऐसे मौके पर जब वबाएँ फैल जाएँ तो ये किताब पढ़नी चाहिए, फिर बात का रुख बदल जाएगा। तो वो जो नाकाबिले यानी बर्दाश्त, नापसंदीदा और मकरूह गुफ्तगू एक शख्स ने शुरू कर रखी थी, आपके बात बदलने से सबकी जान छूट जाएगी और बात का रुख तब्दील होकर किसी और तरफ चला जाएगा जो कि साफ़ सुथरी तरफ होगी, मकरूह तरफ। पुरानी गुफ्तगू अगर मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक आए तो ये बुखल है कि आप अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद ना पढ़ें। बावाज़ बुलंद मजलिस में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर आए, मुबारक तज़किरा आए, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा पढ़ें साथी, ताकि आपके देखा देखी और लोग भी दुरूशी पढ़ें। सहाबा किराम का तज़किरा है, रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अज़वाज मुतहरात हैं तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसी तरह जिसका हिफ्ज़ मरातब के अतबार से जहाँ भी नाम आए उनका हक़ है कि हम उनको पूरे अदब और आदाब के साथ उन नामों को जो है वो ज़िक्र करें, उन नामों का तज़किरा करें। और इसी तर्ज पे अपनी गुफ्तगू करते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज का ख्याल करें। आम तौर पे होता यह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा हाथों और आँखों के इशारे शुरू कर देते हैं, या बिल्कुल जैसे वो बच्चा कारी साहब के साथ बैठ कर साहब सबकी सुना रहा हो, ऐसे हम बात करते हैं। ऐसे नहीं है, पूरी अपनी बॉडी लैंग्वेज का ख्याल करें। आपके जिस्म के अज़ा, हाथ के इशारे, मौका महल की मुनासबत से आपके जिस्म में साथ साथ हरकत भी हो। पत्थर बनकर या टेप रिकॉर्डर की तरह गुफ्तगू ना करें, ये भी गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ है। हाँ, आँखों के इशारे ज़्यादा न करें, आँखों से बार बार कभी इधर देख रहा है, यानी फुर्तीली आँखों के साथ इधर बात कर रहा है, दाएं बाएं देख रहा है, सबको घुमा रहा है, ऐसे भी ना हो। और एक ही आदमी को फोकस करके पूरी तकरीर ना जाने, यानी जब आपने बात शुरू की, एक आदमी को सामने रखकर आपने बात शुरू कर दी, अब वो भी तंग आया बैठा है कि जब मुझसे थोड़ा सा रुख अपना साइड पर करें तो मैंने कहीं जाना, मुझे तकाजा या कोई ज़रूरत है, तो पूरी मजलिस को मुखातब करें कि हर शख्स ये समझे कि आपसे वो मुखातब है और आप उनसे मुखातब हैं। ऐसा ना हो कि बाकी बोर होकर उठना शुरू हो जाएं, ये फंसा हुआ ना उठ सके और बाकी वैसे उठ जाएं कि हमसे कौन सा साहब बात कर रहे हैं। तो सब के साथ गपशप करें और सब के साथ हिफ्ज़ मरातब का ख्याल करें। और अगली बात यह है कि मजलिस में किसी के साथ उसकी गुर्बत की वजह से, किसी के साथ उसके काम इल्म होने की वजह से, या यानी आपके हम मनसब ना होने की वजह से इजहार नफ़रत या इजहार नापसंदीदगी ना करें। बहसीत इंसान जो आपकी मजलिस में आया है वो काबिल एहतराम है, आप उसको एहतराम दें, इज़्ज़त दें। जब आप उसको एहतराम और इज़्ज़त देंगे तो हर मजलिस में आपको भी इज़्ज़त और एहतराम दिया जाएगा। अगर किसी मजलिस में आपको इख्तलाफ राय हो जाता है, किसी की बात से कोई बात कर रहा है, उससे राय का इख्तलाफ है, तो फ़ौरन उसका मुंह तोड़ जवाब देना ना शुरू करें। आपकी राय का इख्तलाफ है, कोई आप पर भी वही नहीं आती, अगर उस पर नहीं है, उसकी बात गलत हो सकती है, तो मुमकिन है कि आपकी बात भी गलत हो। तो ये कहाँ कहा है कि अगर आपके महबूब कायद या आपके किसी बुज़ुर्ग के ख़िलाफ़ या आपके किसी के बारे में किसी ने को राय दी तो आप उसको यकदम ऐसे काट खाने को दौड़ें। हाँ, पूरी तहज़ीब से उसकी गुफ्तगू सुने और फिर अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर इस तरह स्टार्ट लें कि उसको चढ़ाना मकसूद ना हो। यकदम ही उसको पहले उसके सर पे जूते मारकर बात ना समझाएं, बल्कि आसान तरीके से कहें कि जनाब आपने गुफ्तगू बहुत अच्छी की है, लेकिन एक बात मेरी समझ से बालातर है, मैं समझ नहीं सका, या शायद मैं इसका बारे में एक अलग नुक्ता रखता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें कि मैं इस बात की थोड़ी सी वजाहत पेश कर सकूँ, मैं इसके बारे में कोई बात करूँ, तो जब आप ये करेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी बात को सुना जाएगा। पूरे अदब के दायरे में रहकर अपना नुक्ता इख्तलाफ पेश करें, लेकिन साथ ये भी जहन में रखें कि आपको इख्तलाफ करने का हक़ है, अपना इख्तलाफ मनवाने का हक़ नहीं है। किसी भी मजलिस में अपनी बात को घन पॉइंट पे शोर के साथ तजलील करके ये मनवाना, ये महज़ब इंसान को ज़ेब नहीं देता। आप अपनी राय पेश कर दें, फ़ाबिहा, मानना माने, नहीं मानना उसकी मर्ज़ी, उसका अपना लिन्नासि फ़ीमा याशिकून मज़ाहिबु, हर एक का अपना अपना रास्ता है, वो जो जिधर जाना चाहे जाए। तो मजलिस के ये आदाब सब इसलिए हैं कि गुफ्तगू के कि हम गुफ्तगू करते हुए बहुत ज़्यादा बेतदाली का शिकार हो जाते हैं। इस वक्त हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारे बच्चे इतने फ़ाल और इतने मुश्तल हो चुके हैं कि अपनी राय के ख़िलाफ़ दूसरे की राय सुनना गवारा भी नहीं करते। और ये सबसे बड़ा अलमिया है। हमें इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम अपने मुखालिफ की राय को भी सुनें, उसकी बात को भी समझें, उसके मौक़िफ़ को भी जानने की कोशिश करें। मुमकिन है आपके दरमियान और उसके दरमियान खाम खा की एक लफ्ज़ी गलतफ़हमियाँ हों, अपना मफ़हूम समझाने में उसने गलती की हो या आपने समझने में गलती की हो, तो फ़रीक़ मुखालिफ की राय सुनने का हौसला और मुखालिफ की बात को सुनकर समझने का अपने अंदर हौसला पैदा करें। और इस वक्त हमारा सबसे बड़ा अलमिया वो अपने किसी भी मामले पे गैर संजीदगी है। हम गैर संजीदगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और ये मुज़ाहरा हमारी कौम को, हमारी मिल्लत को, हमारी शख्सियतों को, अफराद को, सब चीज़ों को तबाह करता चला जा रहा है। अपने अंदर एतदाल लाएँ
और हर वक्त मुश्तल न रहें, बल्कि जब भी किसी भी मजलिस में गुफ्तगू हो 100% आपके मुखालिफ राय रखने वाला भी इंसान हो, उसको ऐसी इज़्ज़त के साथ उसके साथ पेश आएँ कि जब आप उससे दोबारा बात करें, किसी मजलिस में मिलें, तो वो आपका ज़िक्र खैर करे। ये ना कहे कि इस शख्स की मजलिस में मैं बैठना पसंद नहीं करता, इसलिए कि इसके अंदर बात सुनने का हौसला नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करने की और इनका सही इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।